मुद्दा गंभीर है। आप सबको पता है कि एक एफआईआर आज दोपहर बाद मेरे खिलाफ भिवानी जिले के बहल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। और ये जो एफआईआर है इसमें नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, एससी एसटी एक्ट, पोस्को की धारा और जान से मारने की धमकी, यानी कि बहल पुलिस स्टेशन में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बहल पुलिस स्टेशन में जो दोपहर बाद मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में जो एफआईआर हुई है, जिसमें मुख्य तौर पे 3-4 चीजें, इसमें पोस्को एक्ट लगाया गया है, इसमें दलित लड़की से छेड़छाड़ की धारा लगाई गई है, इसमें जान से मारने की धमकी की धारा लगाई गई है और दलित नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत के ऊपर यह मामला दर्ज हुआ है। एससी एसटी एक्ट की धारा 3/2 VA, जुवेनाइल एक्ट 12(8), BNS की धारा 137, 140/3, 3/5, 351/2, 62, 75/2, 96 के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। रवि आजाद एवं 2-3 अन्य पर मामला यह दर्ज हुआ है। साथियों, हम कल भी लाइव आए थे और अभी देर रात जो लाइव आए हैं, लाइव आने का मुद्दा यही है कि इस पूरी एफआईआर के ऊपर और जो 8 दिसंबर के बाद आज 12 दिसंबर तक जिस तरह के घटनाक्रम चले हैं, मुझे यह बात कहते हुए बहुत अफसोस है कि भाई पूर्व मंत्री जेपी दलाल अगर चुनाव आ रहा है तो उसके कर्म के कारण आ रहा है और चुनाव लोहारू की जनता ने हराया है। अगर हम 350 करोड़ बीमा क्लेम के घोटाले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उसमें सीधे तौर पर जेपी दलाल की इन्वॉल्वमेंट है। और ये जिस तरह की मुद्दों की मेरी लड़ाई थी, जनता की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में अब एक दलित बेटी को भी घसीटा गया है, एक दलित बेटी के पिता को भी घसीटा गया है, जो ये चीज दर्शा रही है कि जेपी दलाल पूरी तरह से बौखला चुका है, जेपी दलाल पूरी तरह से घटिया हरकतों पे उतर चुका है और उसका सतर इतना गिर चुका है कि उसको सामाजिक व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति तो किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल भी हमने इस बात को लाइव में बताया था कि 8 दिसंबर की रात को मैं अपने घर था और मेरे साथी गाड़ी लेकर के गए थे कि भाई ठंड भी ज्यादा हो रही है, रात को लेट भी हो रहे हैं, एक शादी में भी जाना है और उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे और सुबह हम जल्दी आ जाएंगे। गाड़ी देना कोई बुरी बात नहीं है, गाड़ी ले जाना भी कोई बुरी बात नहीं है और सड़क पर चलते हुए हादसा भी हो सकता है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने कल भी इस बात को सुना था कि जिस पिकअप गाड़ी से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 10 तारीख को, यह 8 तारीख की रात की घटना है। उसके बाद ये इसको यहीं से करो, मैं नहीं कर सकता उसको। तो मैं आपको यह कह रहा था कि भाई 8 तारीख की रात को यह घटना घटी और 9 तारीख को यह मामला जेपी दलाल पूर्व मंत्री और उसके जो लोग हैं उनके हाथ लगा और 10 तारीख को शाम को 6 बजे
जिस भाई की पिकअप गाड़ी थी, अनिल ठाकन, जो गांव हरियावास का है, जो एसएचओ और पुलिसकर्मी है, वो उसी गांव के पूर्व सरपंच के ऑफिस पे होते हैं। पूर्व सरपंच भी अपने ऑफिस पे होता है और वो इस भाई अनिल को बुलाता है कि भाई रवि आजाद ने तेरे खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है और तू मेरे ऑफिस पे आ जा और तू ये कह देना कि रवि आजाद भी गाड़ी में था, लड़की भी गाड़ी में थी और शराब भी गाड़ी में थी और तेरे को हम 15 लाख रुपए भी दिला देंगे। ये बात आपने पिकअप ड्राइवर अनिल के मुंह से कल भी लाइव में सुना था। और वो फिर वहां पर आता है और वो कहता है भाई मैं रवि आजाद को जानता हूं, रवि आजाद नहीं था और मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो फिर उस गांव का पूर्व सरपंच जो जेपी दलाल का राइट हैंड है, ये सारी बात हरियावास गांव को पता है, ये सारी बात सतगामा को पता है। फिर यही जो पूर्व सरपंच है, पुलिस की मौजूदगी में पहले से एक दरखास्त तैयार की हुई होती है जिसमें जान से मारने की धमकी, लड़की, शराब, इस तरह की चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं और ये कह करके साइन करवाते हैं कि रवि आजाद ने तेरे खिलाफ एफआईआर करवाई है, तुझे अगर बचना है तो तू इस कागज पे साइन कर दे। 8:17 पे, यानी कि 10 तारीख को 8:17 के ऊपर ये एफआईआर दर्ज होती है। और उसके बाद जब उसके फोन में मैसेज आता है तो फिर वो गांव में लोगों से संपर्क करता है। फिर वो बताते हैं कि ये तो तेरी तरफ से एफआईआर होगी। फिर वो कहता है मैंने तो कोई एफआईआर नहीं करवाई थी, एफआईआर करवानी होती तो रवि आजाद करवाता, उसकी गाड़ी का नुकसान हुआ है इतना बड़ा। लेकिन फिर वो मेरे पास बैठ करके लाइव भी करता है, वो एक वीडियो भी जारी करता है, वो 2.5 घंटे तक पुलिस स्टेशन में भी बैठा रहता है कि भाई मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं और ये ना मैं थाने में गया, ना मैंने दरखास्त दी, ना मैं एफआईआर चाहता। लेकिन अब हरियाणा के भिवानी में बहल एक ऐसी पुलिस हो गई है जो मुद्दई नहीं चाहता फिर भी कार्रवाई करना चाहती है। अब किसी को थाने में आने की जरूरत नहीं है, पुलिस बहुत अच्छी हो चुकी है, अब वो घर से जाकर के दरखास्त लेकर के आती है। तो साथियों, ये सारा मामला आपने कल देखा और पूर्व मंत्री जेपी दलाल की, उसके समर्थकों की जिस तरह से मेरे खिलाफ ये साजिश थी, जब ये साजिश फेल हुई तो उसके बाद जेपी दलाल और जेपी दलाल के गुर्गे, उसके समर्थक, उसके चेले चपाटे जो भी हैं, उन्होंने फिर प्लान बी के ऊपर काम किया। रात को मेरे पास ये भी खबरें आई कि किसी नाबालिग लड़की को ढूंढा जा रहा है जो SC ST हो और रवि आजाद को इस मामले में किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आपके काम पे सवाल नहीं उठाए जाते या आपके खिलाफ हजारों साजिश करने के बाद भी जब विरोधी कामयाब नहीं होते हैं तो फिर चरित्र के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। और फिर ये जो आज जो मुकदमा दर्ज हुआ, ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला किया गया। एक तरह से मुझे खत्म और बर्बाद करने की कोशिश की गई और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आज सुबह से जैसे सूचनाएं मिल रही थी कि भाई बहल के पुलिस स्टेशन में जेपी दलाल के जो गुर्गे हैं उन्होंने डेरा डाल रखा है और दोपहर होते होते जब मैं ला के पेपर में बैठा था चिड़ावा में, उस समय मेरे पास ये खबर आई कि भाई आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मैं उसी समय पेपर छोड़ करके बाहर निकला, लगभग 1 घंटा मुझे बैठे हुए हुआ था और फिर मैंने बाहर आकर के इस विषय में बात की। और उसके बाद जितने भी भाइयों के, जितने भी साथियों के फोन आए, सबसे मैंने बात करके बताई। कुछ भाइयों ने मुझे कहा कि आप अंडरग्राउंड हो जाओ, कुछ ने कहा आप फोन बंद कर दो। मैंने कहा भाई जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, जब मेरा कोई दोष ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों छुपूं और क्यों अपना फोन बंद करूं। मैं हर तरह से पुलिस का जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं सभी साथियों को पुनः यह कह रहा हूं, ये कल भी मैंने कहा था कि मेरे खिलाफ सरकारी षड्यंत्र हो रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है,
मनीषा के आंदोलन में जब ये लोग इनकी साजिश फेल हुई तो अब इन्होंने दोबारा से मेरे चरित्र पर हमला करने के लिए ये सारे प्रयास किए। सारे भाई इस लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया में मुद्दा वायरल हो रहा है, जिस हिसाब से मीडिया में खबरें चल रही हैं, जिस हिसाब से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस रास्ते से रोकने के लिए, क्योंकि वो जेपी दलाल बैठा और वो सरकार बैठी, कौन से सरकार ने वो हथकंडे नहीं अपनाए मेरी जुबान चुप करने के लिए, और कौन से हथकंडे जेपी दलाल ने नहीं अपनाए। 11 साल में जेपी दलाल ने कोई कोर कसर मेरे खिलाफ नहीं छोड़ी। जो वो कर सकता था वो कर रहा है, और अब एक दलित बेटी को ला करके और एक दलित बेटी का राजनीतिक प्रयोग ये आदमी करना चाहता है। इससे ज्यादा कोई गिर सकता है, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये तो पता था कि जेपी दलाल बहुत गिरा हुआ इंसान है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इतना गिरा हुआ इंसान है जो एक बेटी का, एक दलित बेटी का इस तरह से दुरुपयोग करेगा। अब मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यह कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज एफआईआर दर्ज हुई है, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मेरा किसी नाबालिग बेटी से कोई मतलब है, ना मेरा उसके फादर से कोई मतलब है। और मुझे जानकारी मिली कि एफआईआर के अंदर जिस तरह की कहानी लिखी है कि 20 दिन पहले कोई लड़की बस स्टैंड पे खड़ी थी, रवि आजाद ने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठते ही उसके साथ छेड़छाड़ करी, उसको जान से मारने की धमकी दी। बाद में 8 तारीख को रवि आजाद ने अपने लोगों को भेजा और भेज करके ये कहा कि फलानी लड़की का अपहरण करके लाओ। ये बात पूरा देश और पूरा हरियाणा जानता है कि हमारा चरित्र क्या है और बहन बेटियों के प्रति हमारी सोच और भावना क्या है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ना तो मैं इस बेटी को जानता, ना मैं इस बेटी के बाप को जानता, और अगर जानता हो तो वो बेटी और वो बाप अपनी आत्मा पे हाथ रख के, मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, एक बार मेरी आंखों में आंख डाल करके ये कह दे कि क्या वो मुझे कभी जिंदगी में मिले भी है, क्या वो मुझे जानते भी है। मुझे तो यही नहीं पता नाम क्या है, कहां के हैं, कैसी शक्ल है, कहां उनका घर है। और मेरी गाड़ी में 6 महीने में मेरे घर की महिलाओं के अलावा कोई नहीं बैठा। और मैं तो वैसे ही बहुत ध्यान रखता हूं विशेष तौर पे, क्योंकि जिस तरह से सरकार मेरे पीछे पड़ी रहती है तो मैं बहुत चौकन्ना होकर के रहता हूं। लेकिन अब फिर मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मैं नहीं जानता कौन लड़की है, कौन उसका फादर है, कहां उनका घर है, मुझे नहीं पता। ये केवल और केवल मेरे से राजनीतिक दुर्भावना का बदला लेने के लिए, और बिल्कुल मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि सीधे तौर पे पूर्व मंत्री जेपी दलाल जिम्मेवार है, उसके लोग जिम्मेवार हैं। और मैं सरकार को भी ये कहूंगा कि अगर सरकार इस पूरी घटना में अगर शामिल नहीं है तो हरियाणा की सरकार को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर करनी चाहिए कि उनका एक पूर्व मंत्री और सरकार का मौके पे प्रतिनिधि किस तरह से दुर्भावना से मेरे खिलाफ काम कर रहा है। यह बात सरकार को भी स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि भाई नार्को टेस्ट करवाओ, उस दलित लड़की का भी नार्को टेस्ट करवाओ, उसके फादर का भी नार्को टेस्ट करवाओ, और मेरा भी नार्को टेस्ट करवाओ। और अगर कोई भी मेरा दोस्त मिलता है तो मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे जो है किसी कानून, पुलिस की या न्यायालय से सजा सुनाने की जरूरत नहीं है। यह समाज से मुझे फांसी पे लटका दे, अगर 1000 किलोमीटर तक भी अगर मेरा कोई दोस्त और मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर साबित कर दे, किस तरह से जो है, जहां मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसी कोई साजिश हो सकती है, और फिर इस प्रकार से एक दलित बेटी को बीच में ला करके। और अभी मुझे जानकारी मिली कि जेपी दलाल ने और उसके पूरे सिस्टम ने या उसके लोगों ने इस तरह की तैयारी भी की है कि इस पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जाए, इसको एक जाति की लड़ाई बनाया जाए, और इस तरह के प्रयास किए। मैं सभी, चाहे वो दलित नेता हो, चाहे वो किसान नेता हो, मैं तो सबसे यह भी अपील करता हूं कि ये कोई जातीय मुद्दा नहीं है। मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, मेरे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र हुआ। और कल मैंने इस बात को भी कहा था कि अगर मुझे कुछ भी होता है
और मेरा किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो मेरे ऊपर चाहे हमला हो चाहे मेरी हत्या हो, उसके लिए सीधे तौर पे जेपी दलाल जिम्मेवार होगा। ये बात सरकार और प्रशासन को बिल्कुल गंभीरता से लेने की जरूरत है। और ये भी मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो इसकी, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि अब ये नहीं पता कि क्योंकि ना तो मैं छुपा हुआ, ना मैंने फोन बंद कर रखा है, ना मैं अपने घर से कहीं दूर हूं। अब भी मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मेरी गिरफ्तारी तो इतना दबाव है सिस्टम का कि मेरी गिरफ्तारी तो किसी भी समय हो सकती है, और हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैंने गलत काम नहीं किया, जब मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हूं, और जब हमने पूरी जिंदगी इस काम में लगा रखी है, तो हम इस तरह की हल्की हरकत करेंगे, ये कैसे विचार किया जा सकता है? एक एक आदमी इस बात को जानता है। इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, सरकार जो घबराई हुई है, या मैं जेपी दलाल की बात करूं, अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे। लेकिन जो नए संगठन की तैयारियां चल रही है, 350 करोड़ के बीमा क्लेम के घोटाले का जो आंदोलन चल रहा है लुहारू में, और उसके साथ में जो इलेक्शन के हार की टीस है, वो सीधे तौर पर जो है जेपी दलाल ये सब काम उसी के लिए कर रहा है। और भाई जेपी दलाल के पास धन भी बहुत है, और धन भी कमाया हुआ नहीं है, लूटा हुआ है किसी का। तो भाई वो तो पता नहीं भाई कितने लोग ऐसे होंगे इस समाज में जिनकी पैसे से गर्दन नहीं टूटती होगी, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने स्टैंड के ऊपर मजबूत रहते हैं। इसमें सारा घाल मेल किस तरीके से किया गया है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सभी साथी इस लाइव को शेयर करते रहे, और मैं एक एक बात बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि हमें चाहे फांसी पर लटकाओ, लेकिन जिस तरह की हरकत जेपी दलाल ने की है, जिस तरह का दबाव जेपी दलाल ने दिया है, इस पूरी घटना से जुड़े हुए लोग इतने दबाव में हैं। जिस भाई ने कल मेरे पक्ष में बयान दिए थे, उसने भी कहा कि इतना दबाव दिया जा रहा है, जो उस गाड़ी में साथी मौजूद थे उनके परिवारों पर दबाव दिया जा रहा है। इस बात को सरकार और प्रशासन भी नोट करे कि इस पूरी घटना से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने दबाव में आकर के कोई गलत कदम उठाया, कोई अप्रिय घटना हुई, कोई आत्महत्या हुई, तो सीधे तौर पर उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। और कल भी हमने ये मांग की थी कि जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, जो खुद दरखास्त बना करके लेके आए, झूठ बोल करके साइन करवा के लेके आए, इतने घंटे बीतने के बाद भी उन पुलिसकर्मियों के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिस बेटी का नाम लिया जा रहा है, जिसके फादर का नाम लिया जा रहा है, मैं उनसे जिंदगी में कभी नहीं मिला, मैं जानता ही नहीं, और वो मेरी आंखों में आंख डाल करके कह दें। इसलिए लास्ट में मैं सबको यह भी अपील करता हूं कि यह एक गंभीर मामला, अगर इसी तरीके से फंसाया गया तो कौन समाज में आवाज उठाएगा और कौन लड़ाई लड़ेगा। मैं सभी किसान नेताओं से, सभी किसान संगठनों से और जो समाज है उससे यह अपील करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर महापंचायत बुलानी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। और अगर रवि आजाद का किसी प्रकार का कोई दोष मिलता है तो मैं ये बात, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे जहां बुलाया जाएगा, मैं ना तो छुपा हुआ हूं, ना मैंने फोन बंद कर रखा है, पुलिस मुझे आधी रात बुला सकती है, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर में जांच नहीं होनी चाहिए। जब मुझे जेपी दलाल रोक नहीं पाया 11 साल में, तो अब इतनी घटिया हरकतों के ऊपर आया कि बेटी जैसे आरोप लगा दिए। गिरने की कोई हद होती है, कोई स्तर होता है, युद्ध भी होता है, दो देशों में, दो पक्षों में लड़ाई भी होती है, लेकिन उसकी भी मर्यादाएं होती हैं। लेकिन जेपी दलाल ने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। और ये बात जेपी दलाल को हम कह दे, ये जिस तरह की घटिया हरकत करी है, ये तेरे ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। अब तक तो लुहारू ने तुझे हराया था, लेकिन जिस तरह की तू घटिया हरकत कर रहा है, तेरी लुहारू वाले लुहारू में एंट्री भी बैन करेंगे। और ये जो जिस तरह से ये गुर्गे घूम रहे हैं और गुर्गे काम कर रहे हैं, ये जेपी दलाल को विचार करने की जरूरत है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए पुनः इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा कि ये केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। मेरा इस मामले से 1000 किलोमीटर तक भी
लेन देन नहीं है किसी प्रकार का, ना मेरा डायरेक्ट